जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी गेम चेंजिंग खबर आई है। दरअसल अब डीआरडीओ ने तय कर लिया है कि फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ वो इस इंजन की डील करेगी। और ये डील दोस्तों इतनी बड़ी है कि अगर पूरा प्लान सही समय पर चलता है और सही तरीके से चलता है तो इससे भारत को आने वाले 30 सालों तक किसी भी विदेशी इंजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस इंजन को लेकर आई है वो ये है कि नया इंजन पूरी तरह से क्लीन शीट डिजाइन का होगा और इसका 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर भारत के पास होगा। मतलब इंजन की टेक्नोलॉजी, ब्लूप्रिंट्स, अपग्रेड्स, एक्सपोर्ट सबका कंट्रोल इंडिया के हाथ में होगा और ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। इससे पहले दोस्तों हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी शुरुआत में काफी आए, क्योंकि पहले तो फ्रांस की कंपनी साफरान ने भारत को M88 इंजन के लिए अपग्रेड वेरिएंट की पेशकश की थी, क्योंकि M88 इंजन रफाल में लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि इंजन तो नया नहीं था, सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था और भारत का हिस्सा सिर्फ इसमें वेट सेक्शन तक सीमित था। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साफरान के पास ही रहता, असली कोर टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलती और सिर्फ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसा सेटअप भारत में बनता। और इवन ये डील भारत को डिपेंड रखती फ्रांस के ऊपर। यही वजह थी कि भारत ने ये पुराना फॉर्मूला छोड़ दिया। लेकिन अब नई डीआरडीओ और साफरान की साझेदारी बिल्कुल अलग है और ये नया इंजन अब M88 डिजाइन पर बेस्ड नहीं होगा। मतलब पूरा इंजन जीरो यानी कि स्क्रैच लेवल से डेवलप किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में होगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भारत पहली बार हॉट सेक्शन में एंट्री कर रहा है। मतलब हॉट और ड्राई सेक्शन ही असली सुपर सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि टर्बाइन, हाई टेम्परेचर एलॉयज, ब्लेड कूलिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल कोटिंग्स। मतलब पहली बार भारत इस क्रिटिकल क्षेत्र में को डेवलप करेगा फ्रांस के साथ मिलकर। इसके अलावा वेरिएबल साइकिल इंजन आर्किटेक्चर होगा। ये 5th जनरेशन से आगे भविष्य के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी होती है। मतलब साफ हो जाता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी अब भारत के पास होगी। और यहाँ पर इन सब नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये इंजन प्रोग्राम काफी महंगा होने वाला है। कारण नया कोड डिजाइन करना है, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स को डेवलप करना है, टेस्टिंग, प्रोटोटाइप, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों काफी खर्चा आना ही है। यहाँ पर डीआरडीओ ने भी दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये इंजन सिर्फ इंजन नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की इंडिपेंडेंसी खरीदने जैसा है। जहां तक टाइमलाइन की बात करें तो 12 साल में पहला प्रोटोटाइप इसका तैयार हो जाएगा और लगभग 9 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। इसका इस्तेमाल AMC Mark 1, Mark 2 और फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर जेट्स, इवन नेवी के TEDBF एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा। अब CCS की तरफ से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है, यानी कि ये प्रोजेक्ट अब प्रायोरिटी में आ चुका है। और दोस्तों अगर ये इंजन अपनी टेस्टिंग और डेवलपमेंट माइलस्टोन पार कर लेता है तो AMCA, ट्विन इंजन UAVs और भारतीय फाइटर जेट्स को किसी विदेशी इंजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों भारत की एयर डिफेंस मजबूती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल BDL ने आकाश मिसाइल का प्रोडक्शन सीधा दोगुना कर दिया है। मतलब 50 से बढ़कर 100 मिसाइलें हर महीने बनेंगी। और दोस्तों ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, पावर और आत्मनिर्भरता का साफ ऐलान है। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रंस इस मिसाइल पर भी निर्भर है। तो इंडियन आर्मी की कई रेजिमेंट्स भी इसी सिस्टम से अपनी एयर डिफेंस को कवर करती है। और मिसाइल का प्रोडक्शन दोगुना करने के कई कारण हैं। पहला तो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ता हुआ हवाई खतरा और आकाश से हम दोस्तों दुश्मनों के ड्रोन, UAVs, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को गिराने में सक्षम है। दूसरा कारण है कि भारत को इसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कई देशों ने आकाश मिसाइल को लेने की बातचीत भारत से की है। यहाँ पर पहला तो भारतीय आर्म फोर्सेस की जरूरतें पूरी की जाएंगी और फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इवन दोस्तों पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री कैपेसिटी 3 गुना भी बढ़ गई है, जहां नई फैसिलिटीज, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इस प्रोजेक्ट में हो गई है, सप्लाई चेन मजबूत हो रही है। तो इसीलिए भारत बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन कर सकता है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स का सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम का जिस हिस्से का सबसे ज्यादा इंतजार था वो अब रियलिटी यानी कि हकीकत बन रहा है। मैं बात कर रहा हूं नए इंडिजिनस एरोडायनेमिक रेडोम की, जिसे कि डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है। और ये वही हिस्सा है जो भारत के सबसे ताकतवर गैलियम आइसोडार विरूपाक्ष का रास्ता खोलता है। जी हाँ, एक बार ये रडार लग गया तो Su-30 MKI की ताकत ऐसी हो जाएगी कि वो पाकिस्तान तो आप भूल जाइए, वो इवन चाइना के एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट पर भारी पड़ जाएगा। Su-30 MKI पर दोस्तों ये जो नया रेडोम लगा है वो केवल एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है। असल में दोस्तों ये वो की है, यानी कि वो चाबी है जो बड़े रडार को अनलॉक करता है। अभी तक दोस्तों Su-30 MKI में रशियन रेडोम है, लेकिन विरूपाक्ष दोस्तों बड़ा है और पावरफुल है। और इस रडार को फिट करने के लिए पूरे नोज शेप को बदलना पड़ा है। और नया नोज कोन ज्यादा लंबा है, बेस पर थोड़ा चौड़ा है, एरोडायनेमिक ओगिव शेप है और ये मॉडर्न लो अटेंटुएशन कंपोजिट से बना है। और नया रडार Su-30 MKI को रफाल और F-15EX जैसे फाइटर जेट्स की लीग में ले जाएगा।
और कई मामलों में दोस्तों ये चाइना के J16, J11B और यहाँ तक कि J20 के सेंसर्स को भी टक्कर दे देगा। आपको बता दूं कि अभी तक NAL बेंगलुरु में इसके विंड टनल टेस्ट पूरे हो चुके हैं और अब शुरू होगा फुल स्केल स्ट्रक्चर प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग। HAL नासिक और DRDO LRD मिलकर अब हार्डवेयर इंडिकेशन को भी तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सुपर सुखोई अपग्रेड को अब ब्लूप्रिंट से टेस्टिंग फेज में जाते हुए देख रहे हैं। नए रेडोम प्लस विरूपाक्ष रडार के बाद Su-30 MKI की क्षमता में जबरदस्त सुधार हो जाएगा। रेंज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, बेटर BVR कॉम्बैट क्षमता हो जाएगी और इसके स्टेल्थ टारगेट डिटेक्शन में बड़ा अपग्रेड होगा। ये हायर ECCM यानी कि एनिमी जैमिंग का असर भी कम होगा। ग्रुप रडार ऑपरेशंस यानी कि मल्टीपल Su-30 MKI एक साथ बैटलफील्ड पिक्चर शेयर कर सकते हैं और इससे हमारा Su-30 MKI 4++ जनरेशन सुपर प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। और दोस्तों चाइना के J20 और अवाक्स एसेट्स के मुकाबले भारत के पास होगा एक स्काई डोमिनेटिंग रडार प्लेटफॉर्म, यानी कि रियल टाइम में दूर से फाइटर्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सबकी ट्रैकिंग और एंगेजमेंट संभव हो पाएगी और यह एडवांटेज भारत को अगले 20 साल तक बनाए रख सकता है, यानी कि जब तक AMC ऑपरेशनल नहीं होता। तो दोस्तों Su-30 MKI के लिए नया रेडॉम सिर्फ पार्ट नहीं है, ये भारत की एयर सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। इसके अलावा दोस्तों रशिया ने पहली बार भारत के लिए अपने 177S और 177 इंजनों की असली टेक्निकल डिटेल्स खोलकर रख दी है और दोनों ही इंजन AL-31F फैमिली से आए जो Su-30 और Su-35 में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका अपग्रेड लेवल अलग ही है। यहाँ पर दोस्तों 177S का जो थ्रस्ट है वो 14,500 kgf है और 177 का 16,000 kgf, यानी कि नया 177 इंजन और भी ज्यादा पावर देगा। और इवन दोस्तों भारत के Su-30 MKI या फिर Su-35 जैसे फाइटर जेट्स फ्यूचर में इन इंजनों से अपग्रेड हो सकते हैं और 177S इंजन तो प्लग एंड प्ले है, यानी कि पुराने AL-31 की जगह बिना बदलाव के फिट हो जाएगा। अगर भारत दोस्तों Su-57M या Su-75 जैसी फ्यूचर डील्स लेता है तो यहाँ पर जो दूसरा 177 इंजन है वो भारत को कई फायदे दे सकता है। फिलहाल तो रशिया अभी 177S को Su-35 और Su-57M में डालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 177 इंजन को 2028 से रशिया अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स पे लगाने का प्लान बना रहा है। बेसिकली ये उनका 6th जनरेशन इंजन का बेस माना जा रहा है। तो दोस्तों रशिया के ये दोनों इंजन यानी कि 177S और 177 इंजन ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाले हैं और भारत के लिए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन के पास होगा एक ऐसा थर्ड आई जो दुश्मन को देखेगा भी और सेकंडों में वार भी कर देगा और ये है हमारी अश्नि ड्रोन प्लाटून। एक्साइज राम प्रहार के दौरान वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने नई बनी अश्नि ड्रोन प्लाटून की ऑपरेशनल तैयारियों की बड़ी समीक्षा की। वेस्टर्न कमांड ने कहा कि इनविजिबल थर्ड आई यानी कि ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम रिकॉग्निशंस, सर्विलांस और घातक मिनी UAS प्रिसीजन स्ट्राइक एक ही पैकेज में देता है। बता दें कि अब खरगा कोर और वेस्टर्न कमांड के हर बटालियन को मिलेगा अपना खुद का ड्रोन बेस्ड स्ट्राइक और निगरानी यूनिट और इस प्लाटून के जरिए दोस्तों दुश्मनों की लोकेशन की लाइव मैपिंग हो पाएगी, बिना एक्सपोज हुए सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है और रात में हाई क्लैरिटी निगरानी भी सक्षम हो पाएगी। इस ड्रोन प्लाटून को एक्साइज राम प्रहार में कड़े हाई इंटेंसिटी टेस्ट से गुजारा गया। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार जी ने कहा कि इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड फ्यूचर रेडी, जो ये दिखाता है कि अश्नि प्लाटून अब फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को ग्राउंड नहीं किया गया है। सुलूर की 45 फ्लाइंग ड्रैगर्स और नालिया की 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन दोनों में तेजस वैसे ही ऑपरेशनल बने रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि सुरक्षा चेक रूटीन होते हैं और तेजस पूरी तरह भरोसेमंद है, यानी कि देश का स्वदेशी फाइटर फुली मिशन रेडी है। वहीं दोस्तों DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन बनाने की रेस तेज कर दी है और 14 भारतीय कंपनियां डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर बनने के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि गोदरेज, टाटा, L&T, HAL, BDL, MTAR, स्काई रूट जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है। इससे भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों DRDO ने Su-30 MKI से लॉन्च होने वाले गौरव ग्लाइड बम के ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। ये 1000 किलो का सुपर प्रिसीजन बम है जो कि 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता से मार सकता है और इसका GPS प्लस INS का हाइब्रिड गाइडेंस, यानी कि दुश्मन GPS जैम भी कर दे फिर भी गौरव अपने टारगेट मिस नहीं करेगा। क्रूज मिसाइल जैसी इसकी मारक क्षमता है लेकिन कम कीमत में और ये मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर भी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की एक और झूठी कहानी फेल हुई है। दरअसल जियो टीवी ने दावा किया था कि भारत के रफाल जेट्स ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए, लेकिन फ्रांस की नेवी ने इसे पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। फ्रांस की नौसेना ने साफ कहा कि यह बयान पूरी तरह झूठे और गढ़े हुए हैं। जिस अफसर के नाम पर यह बयान फैलाया गया उसका नाम तक गलत लिखा था। ना राफेल गिरा
और ना कोई ऐसी बात कही गई। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक और डी इन्फॉर्मेशन स्टोरी थी। फ्रांस ने साफ संदेश दिया है कि फर्जी न्यूज से अंतर्राष्ट्रीय भरोसा नहीं बनता है। तो आप देखिए दोस्तों, पाकिस्तान कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। इसका एक और उदाहरण अभी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, डीआरडीओ बेहद शांत और एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो है फोटोनिक्स बेस्ड आरएफ मेमोरी, यानी कि पीआरएफएम। ये पुराने डीआरएफएम का नेक्स्ट लेवल वेरिएंट है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, लाइट से सिग्नल प्रोसेस होते हैं। मतलब जबरदस्त बैंडविड्थ, बेहद कम लेटेंसी और ऐसा हाई फिडेलिटी जैमिंग कि आईसा और एलपीआई जैसे मॉडर्न रडार भी आसानी से धोखा खा जाए। और ये भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का असली गेम चेंजर है। इसके अलावा दोस्तों, जहां पाकिस्तान जैसा देश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा था तेजस फाइटर जेट की क्रैश को लेकर, ऐसे में दोस्तों उसी दुबई एयर शो में रशियन एयरफोर्स ने विंग कमांडर नमन सयाल जी की बहादुरी को सलाम किया। रशिया भारत के लिए सिर्फ पार्टनर नहीं, भाई जैसा रिश्ता है, और ये रिश्ते इंटरनेट से नहीं, इमोशन से चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने हमारे इस वीर बहादुर पायलट को सलामी दी है। वहीं दोस्तों, एलएसी पर पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि काफी चौंका देने वाला है। दरअसल अब भारत चाइना बॉर्डर की सुरक्षा संभालेंगी आईटीबीपी की ऑल वुमेन कमांडोज। बर्फ, तूफान, -30 डिग्री का तापमान और इन सभी चुनौतियों के बीच महिलाओं की तैनात की एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आईटीबीपी ने एलएसी पर 10 ऑल वुमेन बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का फैसला लिया है, और ये कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। आईटीबीपी के डीजी ने बताया कि आईटीबीपी अब एलएसी पर जगह जगह अपनी पोस्ट को आगे बढ़ा रही है, और 2020 में चाइना के साथ झड़प के बाद 180 से 215 पोस्ट अब तक एलएसी के ज्यादा नजदीक तैनात की गई हैं। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे महिलाओं की कॉम्बैट भूमिकाओं को बढ़ाया जाएगा, एलएसी पर निगरानी मजबूत होगी। और 2023 में तो सरकार ने आईटीबीपी को 7 नई बटालियन और 9400 जवानों की मंजूरी दी थी, जिससे कि अब इस प्लान को और मजबूती मिली है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।